Okay guys, quickly turn on your videos तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें. So what we are going to do, we are going to start a new chapter जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ना ये चैप्टर जो है थोड़ा सा वैसे तो इजी है, एक्चुअली चैप्टर में कुछ खास नहीं है, सब जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही है. हाउएवर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बिकॉज ऑफ द प्रोविजन वी हैव टू फॉलो रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013. सो बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है. आई विल ट्राई कि एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊं और ताकि हमें वो इतना टफ ना लगे. ठीक. सो वी आर स्टार्टिंग विथ अवर न्यू चैप्टर दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आर यू ऑल विथ मी? सब लोग अटेंशन में है? ओके ग्रेट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग. सो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट. सो इसके पहले जो हमने चैप्टर करा था वहां पर हमने डिबेंचर्स को इशू करा था तो हमारे पास पैसा आया था. अब हम क्या कर रहे हैं, वो जो डिबेंचर्स हमने इशू करे थे अब उनकी मैच्योरिटी डेट आ गई है, अब हम उनको पैसा वापस करेंगे. सो जब पैसा वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. एम आई क्लियर हियर? ठीक है. अब जब भी हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें देखनी पड़ती है, वो हमें क्या देखना पड़ता है? सोर्स ऑफ रिडम्पशन. ना जैसे ही मैंने आपको ये वर्ड बोला सोर्स ऑफ रिडम्पशन, आप ये मत सोचिएगा कि सोर्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब है कि पैसा मैं कहां से दूंगा. पैसे तो हम कैश में से ही देंगे या चेक से बैंक के थ्रू ही देंगे. यहां पर सोर्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो हमारे बिजनेस के कौन से फंड्स के ऊपर अफेक्ट होगा. सो हमारे बिजनेस के पास दो मेन फंड्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट्स, एक होता है कैपिटल. ठीक. सो सोर्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब क्या है? देयर आर थ्री टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन. One is out of profits. Second is out of capital. And third is partial out of profit and partial out of capital. Partial out of profit. सो मैं एक बार और दोबारा आपको रिपीट कर दूं, यहां पर सोर्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब या आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि हम प्रॉफिट में से पैसा निकाल के दे रहे हैं. पैसा तो आप कैश में, चेक में, बैंक के थ्रू ही दोगे. यहां पर सोर्स ऑफ रिडम्पशन का एक्चुअल जो मीनिंग है वो ये है कि जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे बिजनेस के कौन से फंड्स पर इफेक्ट होगा. अगर रिडम्पशन करने से मेरे प्रॉफिट्स पर इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट. अगर हमारे कैपिटल पे फर्क आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं आउट ऑफ कैपिटल. और नेक्स्ट वाला जो है वो मिक्सचर है दोनों का. सब पर अभी भी जो आप बोल रहे हो वो 100% मुझे क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक. तो अब मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं. नाउ जब हम रिडम्पशन करते हैं तो रिडम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है हमारा, रिडम्पशन. सो जब हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर्स का, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो यहां पर कंपनीज एक्ट के हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. देखिए ये वाले जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाले रूल्स हमने शेयर्स में नहीं देखे थे ऐसा कुछ. पहली बात तो शेयर्स का रिडम्पशन ही नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल कब वापस की जाती है? जब बिजनेस क्लोज होता है. इसलिए वहां पर रिडम्पशन की बात ही नहीं आई थी. लेकिन डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, तो लोन को तो हमें रीपे करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं दे आर लाइक द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. कि उन्होंने पैसा दिया है तो वो पैसा हमारा नहीं है, वो पैसा आउटसाइडर का है. जब कैपिटल का पैसा आता है तो वो हमारा खुद का पैसा होता है, हमारे ओनर्स का पैसा होता है. सो ओनर्स के पैसे को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आउटसाइडर से पैसा लेते हैं तो फिर हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. इसलिए कंपनीज एक्ट क्या करती है, वो आउटसाइडर्स के राइट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने कुछ रूल बनाए कि सुनो भाई आउटसाइडर, आप हमारी कंपनी को पैसा दे रहे हो, आप चिंता मत करो, आपको पूरा सिक्योरिटी मिलेगा, आपके साथ गड़बड़ नहीं होगा. सो रिडम्पशन के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रूल्स बनाए गए. वो रूल्स स्पेशली दो तरीके थे के हैं. एक है DRR, फुल फॉर्म जो है वो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. और दूसरा है हमारा DRI, दैट इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट. तो ये दो रूल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं. तो सर सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं अपन शॉर्ट में DRR की.
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि सिंस आप पैसा दोगे, ठीक है, कंपनी को पैसा वापस करना है, यस और नो, तो पैसा वापस करने के लिए आपके पास कैश की, पैसे की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। सो हर कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है। अब इस प्रॉफिट का होता क्या है, कंपनी करती क्या है इस प्रॉफिट का? री इन्वेस्ट। हाँ, दो काम कर सकती है कंपनी, या तो अपने बिजनेस में रख लेगी और उसे वापस री इन्वेस्ट कर देगी किसी प्रोजेक्ट में कहीं और, या फिर वो क्या करेगी, अगर री इन्वेस्ट नहीं कर रही तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी शेयर होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यस और नो। यस। अब अगर कंपनी अपनी प्रॉफिट में से ये दोनों चीजें कर रही है तो इससे क्या हो जाएगा, कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर कैश का आउटफ्लो हो गया और मुझे रिडम्पशन करना है तो ऐसा हो सकता है कि रिडम्पशन करते वक्त शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाए, पैसा अवेलेबल ना हो, ऐसा हो सकता है, नॉट कंपलसरी, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए कंपनी ने क्या बोला कि सुनो भाई, अभी आपको डिबेंचर को रिडीम करना है थोड़े टाइम में, और अगर थोड़े टाइम में रिडीम करना है तो आपके पास फंड्स होना चाहिए। तो एक रूल बना दिया कि इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। तो बोले सर कैसे रोकोगे, प्रॉफिट में से कुछ फंड निकालकर एक रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, उस रिजर्व का नाम आया DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब ये DRR बनाने से हुआ क्या कि आपके प्रॉफिट जो हो गए वो ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए तो अब आपके पास, आप री इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे, या दे भी पाओगे तो कम दे पाओगे। सो जब कम दोगे तो कैश का आउटफ्लो भी कम होगा। इसका मतलब कि रिडम्पशन के वक्त हमारे पास कैश या फंड्स अवेलेबल होंगे। एम आई क्लियर? सो कंपनी क्या बोलती है, हर कंपनी जो भी रिडम्पशन करेगी उसे क्या करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। अब ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, उसकी डेट्स क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास लेंगे। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने अभी बोला कि DRR बनाने से फायदा क्या होता है, और DRR क्या होता है, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालकर एक रिजर्व में डाल देना ताकि आपके प्रॉफिट्स ब्लॉक हो जाए। एम आई क्लियर हियर? परफेक्ट। सो अब वापस आते हैं हमारे सोर्स ऑफ रिडम्पशन पे। तो हमारा पहला सोर्स ऑफ रिडम्पशन का क्या था, आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब कंपनी को 100% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम, DRR क्रिएट करना पड़ता है। मतलब क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख रुपीज का रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का, और अगर मैं 5 लाख का ही DRR बना दूं, इसका मतलब मेरा जो सोर्स है वो कौन सा है, आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब मैं अपने प्रॉफिट्स को ब्लॉक करके रिडम्पशन के प्रोसेस में एंटर हो रहा हूं। एम आई क्लियर? सो अगर कोई भी पूछे व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब आपको 100% DRR क्रिएट करना है। किसका 100%, जितने डिवेंचर्स आपको रिडीम करने हैं। एम आई क्लियर हियर? ठीक है। सर तो कंपनी अपनी जितने भी प्रॉफिट है मतलब पूरा 100% वो कर लेगी क्या ब्लॉक? नहीं गणेश, प्रॉफिट का 100% नहीं, जो डिबेंचर आपको रिडीम करने हैं ना, उतने रुपीस का प्रॉफिट जो है वो ब्लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी को 80 लाख का प्रॉफिट हुआ, और मुझे डिबेंचर जो रिडीम करने हैं वो 5 लाख करने हैं, तो मैं 5 लाख का DRR बनाऊंगा। मैं 80 लाख का DRR नहीं बना रहा हूं, 5 लाख का DRR बना रहा हूं। ठीक है। सर तो डीआरआर एक ही टाइम पे बन जाएगा मतलब एक ही बार में? वो मैंने बोला ना, अभी हम उसका प्रोसेस जानेंगे कि DRR सिंगल शॉट में बनता है, इंस्टॉलमेंट में बनाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। राइट नाउ माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू टीच यू दैट when we create 100% DRR, it means that debenture redemption is out of profit. Am I clear here? यस सर। Okay, great. Now, out of capital का मतलब क्या होता है, ये करो ना, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग नो DRR, आप DRR क्रिएट ही नहीं कर रहे हो। सो इससे अब आपके प्रॉफिट ब्लॉक्स नहीं हो रहे, आपकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब व्हेन यू आर क्रिएटिंग DRR लेस देन 100%, तो वो पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्शियल आउट ऑफ कैपिटल। एम आई क्लियर हियर? सर हम्म।
जब आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो लाइक जैसे 5 इयर्स का टेन्योर होता है फॉर एग्जांपल, हम्म। और 10 लाख का हमें डिबेंचर रिडेम्पशन मतलब देना है हमें। तो हम्म। मतलब हम हर साल उसके प्रोपोर्शनेट, मतलब जैसे 5 साल है तो 20-20% कर अगेन देंगे। माय आंसर विल बी सेम विच आई हैव गिवन टू कनिष्क की डीआरआर सिंगल शॉट में क्रिएट होगा, स्लोली स्लोली क्रिएट होगा, ये कंपनी के ऊपर रहता है, बट वो हम अलग से सीखेंगे। वी हैव टू टेक टैकल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ डीआरआर सेपरेटली। Right now, I'm not teaching you how DRR created. Right now, I'm just saying that you have to create DRR while you are redeeming your debentures. And if you are creating 100% DRR, then that type of redemption is known as out of profit redemption. Clear here? ठीक है। सर पार्शियल पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट का क्या देख मैंने बोला? क्या बोला, आउट 100% डीआरआर बना रहे हो, इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट है। आप कोई डीआरआर नहीं बना रहे हो, मतलब आउट ऑफ कैपिटल है। अब इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या होगी, 100% से कम डीआरआर हो, 0% से ज्यादा डीआरआर हो, तो वो इनके बीच की कंडीशन हो जाएगी। तो जब मैं प्रॉफिट 100% से कम बना रहा हूं, इट मीन आई एम गोइंग पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्शियल आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। सो देर आर थ्री सोर्स ऑफ रिडम्पशन। One is out of profit when we are creating 100% DRR. Second is out of capital when we are creating no DRR. And then there is partial out of profit, means we are creating DRR less than 100%. यहां तक क्लियर? ठीक है सर। अब ये डीआरआर कैसे बनेगा, और एक ये आपने नया वर्ड दिया है डीआरआई, तो इनके लिए बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ यही दो चीजें हमें दिक्कत देती हैं, डीआरआर और डीआरआई। बाकी तो बहुत सिंपल है। बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू दैट, आई एम जस्ट ऑन द बेसिक्स। मैंने अभी तक आपको एक ही चीज बताया है कि रिडम्पशन या तो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, या तो आउट ऑफ कैपिटल होता है, या तो पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। टिल नाउ एम आई क्लियर? सो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरआर के बारे में। मैंने आपको थोड़ा सा बस हिंट दिया है, डीआरआर मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये वाला टेबल बताया, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सर हम्म। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना ही रहता है, तो उनके लिए भी रिजर्व बनता है कोई सर? अब जब प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जब आगे जाके पढ़ोगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, तब समझना। अदरवाइज क्या होगा, व्हाई आई एम नॉट टचिंग दैट, आई कैन आंसर योर डाउट बट यू विल गेट कंफ्यूज। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो है वो कैपिटल का पार्ट होता है, तो उसके लिए रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टचिंग दैट। ठीक, बट हाँ, तुम मान सकते हो कि ऐसा कुछ कुछ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ भी होता है। चलिए, सो मैंने आपको क्या बताया, सोर्स। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड ऑफ रिडम्पशन की, ये रिडम्पशन होता कैसे है, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। सो मेथड ऑफ रिडम्पशन, देयर आर फोर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन। पहला, लमसम। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डिबेंचर 5 लाख रिडीम करने हैं, तो मैं 5 लाख 3 साल बाद, 5 साल बाद, वॉट एवर द कंडीशन आर, पूरा का पूरा एक साथ रिडीम कर दूंगा। ओके, सो पहला क्या है, मेथड ऑफ रिडम्पशन इज लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जितना मुझे रिडीम करना था, लाइक 5 लाख मुझे रिडीम करना है, तो मैंने 5 लाख एक साथ रिडीम करना है, बीच के सालों में कुछ रिडम्पशन नहीं होगा। दूसरा मेथड हमारा कौन सा होता है, इट इज नॉन एज ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंस्टॉलमेंट। सो 5 लाख मुझे रिडीम करना था, मैंने क्या करा, आफ्टर 2 इयर्स 1 लाख करा, आफ्टर 3 इयर्स 2 लाख और करा, और फिर थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में मैंने बाकी पूरा 2 लाख और रिडीम कर दिया, तो इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम करा। दैट इज नोन एज ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो सर इसके लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स वर्ड क्यों लगता है, जब हम इस वाले टॉपिक पर आएंगे देन मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसका वर्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स क्यों पड़ा। तीसरा हमारा मेथड क्या होता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आपके डिबेंचर्स थे, रिडम्पशन की डेट आ गई थी, उस डेट पर आपने इंस्पाइट ऑफ पेइंग देम कैश, आपने उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए। मतलब यू हैव कन्वर्टेड योर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, या फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ साथ बोलो। सर कुछ नहीं, बस यही पूछा था, ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब इंस्टॉलमेंट में ही है ना? यस, ठीक, दैट इज कन्वर्जन। एंड लास्ट वन इज ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट परचेज, ओपन मार्केट परचेज का मतलब क्या होता है, जब हम रिडीम करते हैं तो रिडीम का प्रोसेस कैसा होता है कि हम लोग उस डेट का वेट करते हैं, और उस डेट के दिन हम पूरा
कार्यक्रम करते हैं, जो भी प्रोसेस है, और रिडीम करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट रिडम्पशन प्रोसेस, मैंने क्या करा, मैं मार्केट में गया, अपने डिबेंचर्स खुद ही खरीद लिए और फिर उसको कैंसिल कर दिया। दैट इज नोन एज ओपन मार्केट परचेज। सो द गुड थिंग इज कि ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, कन्वर्जन और ओपन मार्केट परचेज। हमें सिर्फ लमसम वाले पे ध्यान देना है और ड्रॉ ऑफ लॉट्स वाले पे ध्यान देना है। यहां तक क्लियर? सर एक चीज पूछनी थी कन्वर्जन वाले में। अगर किसी को कन्वर्ट जो डिवेंचर से लिए थे, अगर उसको शेयर्स नहीं चाहिए हैं, ओके फिर? ओके, तो अब एक चीज याद रखो, मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में ये बताया था, जब मैं तुम्हें कंडीशन ऑफ रिडम्पशन बता रहा था, तो जिस वक्त डिबेंचर इशू होता है उस वक्त सारी कंडीशन उसी वक्त तय होती है, बीच में तय नहीं होती है, बाद में तय नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एज सिंपल एज दैट, इफ आई एम टेकिंग लोन फ्रॉम यू, तो कंडीशंस बाद में तय होंगी कि पहले तय होंगी? पहले ही तय हो जाएंगे ना। तो वो पहले ही तय हो जाता है कि, आपको याद है मैंने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स भी पढ़ाया था, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। सो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसी वक्त बता देती है कि मेरा ये डिबेंचर कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, पार्शियल कन्वर्टेबल है, वॉटेवर। तो ये पहले ही डिसाइडेड रहता है और डिबेंचर होल्डर उसी हिसाब से शेयर डिबेंचर खरीदता है। ठीक है, ओके, चलिए। अब हम क्या, ये समझ में, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने सोर्स के बारे में पढ़ा, हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग पर। सो हमें अकाउंटिंग करनी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन की जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, ये चीज हम अब अच्छे से जान चुके हैं कि कंपनी अकाउंट्स में जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी कम से कम दो एंट्रीज होती हैं। दो इफेक्ट्स नहीं, दो एंट्रीज होती हैं। वो दो एंट्री क्या होती है? पहले हम हमेशा क्या करते हैं? ड्यू करते हैं, और उसके बाद हम पे करते हैं। इवन जब हमने इशू करा था तब भी ऐसे ही होता था, पहले ड्यू होता था फिर रिसीव होता था। ऐसे ही जब हम रिडीम करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। ठीक, अब ड्यू कैसे करेंगे? आप सिंपल सी एक चीज याद रख सकते हो कि जो चीज हमारी कंपनी को देना है डिबेंचर होल्डर को, उसे डेबिट कर दो, और जिस पर्सन को देना है उसे क्रेडिट कर दो। जैसे मुझे क्या क्या वापस करना है, मेरी कंपनी को क्या वापस करना है? परसेंट डिबेंचर। कंपनी को पैसे डिबेंचर का पैसा वापस करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। और ये पैसा किसको वापस करना है? डिबेंचर होल्डर्स को वापस करना है, तो टू डिबेंचर होल्डर्स कर दूंगा। सो ये मैं रटने का तरीका बताता हूं बच्चों को कि जो चीज देनी है वो डेबिट कर दो, जिसको देना है वो क्रेडिट कर दो। अब सर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से भी बता दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। डिबेंचर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, और जब हम लाइबिलिटी को पे करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए हमने डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। और ये पैसा, ये डिबेंचर हमें किसको वापस करने हैं? डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर हमारा क्रेडिटर बन गया, इसलिए हमने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। इतना क्लियर? ठीक है। सो ये हम, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं? हाँ करते हैं, कई बार होता है। हाँ सर, हमने लास्ट इशू वाले चैप्टर में देखा ही था कि हम प्रीमियम पे रिडीम कर सकते हैं। तो मैं जब प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं, तो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया? जो चीज देना है वो डेबिट कर दो, जिसको देना है वो क्रेडिट कर दो। तो जब मैं पार पे रिडीम करता हूं, पार मतलब फेस वैल्यू पे, तो मैंने फेस वैल्यू तो लिख ली परसेंटेज डिबेंचर में। अब अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं तो मुझे फेस वैल्यू के अलावा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, तो मैं एक और अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को। याद है जब हमने इशू की एंट्रीज करी थी तो हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करा था, क्योंकि तब वो हमारी लाइबिलिटी बन गया था। अब हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। सो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसमें फेस वैल्यू आ जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा, और दोनों को जोड़कर यहां पर ड्यू अमाउंट आ जाएगा। एम आई क्लियर यार? ठीक है, तो ये हमने क्या करा? ड्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पे करेंगे। सो डिबेंचर होल्डर को पहले क्रेडिट करा था, अब डेबिट कर दीजिए।
तो हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ओ क्या लिख रहा हूं, पे करेंगे तो मेरा पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। इसमें टोटल ड्यू अमाउंट जो था वो पूरा हम पे कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स पेड ऑफ। बस ये दो ही एंट्री है रिडम्पशन की, बस ये दो ही एंट्री है। तो रिडम्पशन एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन की दो ही एंट्री है। हमारी पूरी वाट लगाता कौन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीआरआर एंड डीआरआई। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, बस सीक्वेंस से समझना है। अगर सीक्वेंस से समझ जाएंगे तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। इसलिए जब मैं जो चीज बताऊं वो प्रॉपरली सुनते जाना कि किसके बाद क्या होना है। यहां तक क्लियर? इसको नोट डाउन करिए प्लीज, मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, कुछ इससे पहले कि हम डीआरआर और डीआरआई के कॉन्सेप्ट में जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उसकी जर्नल एंट्री करिए। आपको क्वेश्चन में बोल दिया एक्स लिमिटेड हैज ₹5 lakh debentures, look, ₹5 lakh 7% debentures of ₹100 each are due for। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, एकदम से मिनिमाइज हो गई। अभी ठीक है? नहीं सर, सर ऐसा लग रहा है वॉल्यूम लो हो गई। अभी ठीक है? हाँ सर। ओके। सो एक आपको सिचुएशन दे दिया कि एक्स लिमिटेड हैज ₹5 lakh 7% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच आर ड्यू फॉर रिडम्पशन on 31st March 2024 at premium of 5%. Pass necessary journal entry. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? अभी यहां पर क्या बोला, एक्स लिमिटेड इशूड नहीं बोला है, एक्स लिमिटेड हैज इतना % डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, मतलब आप इशू ऑलरेडी कर चुके हो। अभी क्या करना है, इस साल के एंड पर, दैट इज 31 मार्च 2024 को आपको रिडम्पशन करना है 5% प्रीमियम पर। और बोला कि आप जर्नल एंट्रीज करिए, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देते हैं। चलिए, तो अब क्या रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है? यस सर, रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है। तो हम एंट्री करेंगे। अब डेट दी हुई है तो हमको डेट लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। डेट नहीं लिखी, मार्क्स कट सीधा। सो डेट रिडम्पशन कब हो रहा है? 31/24 को। सो मैं यहां लिखूंगा 31 मार्च 2024। पहले ड्यू की एंट्री पास करूंगा, तो मुझे दो चीजें वापस करनी है, मुझे फेस वैल्यू भी वापस करना है और मुझे प्रीमियम भी वापस करना है। तो मैं एंट्री करूंगा 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक। अच्छा, मुझे बताइए 7% डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा? 5 लाख। कितना? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख। क्यों, उसको इंटू 100 नहीं करेंगे? अरे सर नहीं सर, उसमें वो ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है। हाँ, यहां पर क्या दिया हुआ है सर? रुपीस दिया हुआ है। रुपीस दिया हुआ है, इसका मतलब ये 100 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है, तो सर हम यहाँ 5 लाख ही लिखेंगे। सो मैं आपको बार बार ये हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रुपीस लिखा है कि डिबेंचर्स लिखा है। ठीक है, 5 लाख। अच्छा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे 5%। तो 5 लाख का 5% इज 25,000। तो टोटल जो ड्यू हुआ वो कितना हो गया? 5,25,000। नरेशन आप लिख लेंगे बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन।
सर डिबेंचर होल्डर्स को तो पैसा मिल रहा है, तो रिसीवर हुए हैं, उनको डेबिट को करना उनको चाहिए। अभी हाँ कनिष्क, अभी पैसा नहीं मिल रहा राइट ना, अभी अभी हम उन्हें ड्यू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। जब पैसा नेक्स्ट एंट्री में देंगे तो उस केस में वो रिसीवर हो जाएंगे, तो वो डेबिट हो जाएंगे। सर एक सिली सा क्वेश्चन पूछूं क्या? बोलो बोलो। शायद आपने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान नहीं दिया। सर ड्यू की एंट्री क्यों करते हैं हम वैसे? ड्यू की एंट्री, क्यों करते हैं हम ड्यू? तो मतलब कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है ना, होने वाला है वो तो। देखो ड्यू कब करते हैं, जब उस ट्रांजेक्शन की एक्चुअल डेट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो मैंने तुमको आज सेल करा, जी। ठीक है, पर तुमने बोला सर मैं पैसा आपको 2 दिन बाद देकर जाऊंगा, तो मुझे एंट्री आज रिकॉर्ड करनी चाहिए कि 2 दिन बाद? सर आज करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन क्यों पैसे सर, आप पैसा तो मिला ही नहीं। समझ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि हम ये कंफ्यूजन में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो ड्यू भी हम उसी डेट को करेंगे, पे भी हम उसी डेट को करेंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज ड्यू करा, फिर उसके आज डेट आ गई, तो रिडम्पशन के प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, 3 4 5 7 दिन 12 दिन, तो वो जो पेमेंट है वो बाद में थोड़ा थोड़ा बाद में होता है, पर क्योंकि ड्यू हो चुका है इसलिए एंट्री तो हमें पास करनी पड़ेगी। समझ में आया? जी सर। ठीक है, सो बीइंग डिबेंचर्स ड्यू फॉर redemption at 5% प्रीमियम, ये हमने ड्यू कर दिया। अब फिर सेम डेट पे, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में सेम डेट नहीं होती है, हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। सर एक डाउट है। हाँ जी बोले। सर जो हम 7% डिबेंचर्स लिखते हैं वो 7% मतलब कंपनी को देना पड़ता है अपने कस्टम मतलब जो उनके डिबेंचर होल्डर्स हैं। 7% डिबेंचर हम इसलिए लिखते हैं कि ये उस डिबेंचर का नाम है, उसका आइडेंटिफिकेशन है कि इस डिबेंचर पे 7% का इंटरेस्ट जाता है। तो कंपनी के बहुत सारे डिबेंचर इशू हुए होते हैं, 7%, 7.5%, 8%, तो सबकी कैटेगरी का नाम है। तो ये जो 7% है हम इस पे 7% पे नहीं करेंगे उसका इंटरेस्ट देंगे ना, बट अभी हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं सीख रहे। लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट की एंट्री सीखी थी ना, तो जब इंटरेस्ट की डेट आती है तब इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं, अभी रिडम्पशन की डेट आई है तो रिडम्पशन की एंट्री पास करते हैं, इशू के टाइम पर इशू की एंट्री पास करते हैं, तो जिस वक्त जो ट्रांजेक्शन होता है उस वक्त वो एंट्री पास करते हैं। ये इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है ना जो? यस यस, पर राइट नाउ वी आर नॉट पासिंग जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, बिकॉज अभी इंटरेस्ट की डेट थोड़ी ना, अभी तो रिडम्पशन की डेट आ गई ना। ठीक है, तो जैसे अपने पहले इंटरेस्ट की एंट्री करी थी, तो उस पर 30 सितंबर आया था, तो 30 सितंबर वाले डे पर हमने इंटरेस्ट की एंट्री पास करी थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए एक क्वेश्चन और फ्रेम करके देता हूं मैं, इससे पहले कि हम बुक की तरफ भागे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से लिख लीजिएगा अच्छे से। बोला है एक्स लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स, 8% issued 5,000 8% debentures of ₹100 each at 5% premium on 1st April 2022. These debenture are to be redeemed on 31st March 2024 at 10% premium. Pass entries related to issue and redemption. सर तो So, वो दोनों सारी थी। यस, अब हाँ, अब हमें इशू से रिलेटेड भी एंट्रीज पास करनी है और हमें रिडम्पशन से रिलेटेड भी एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला कि इंटरेस्ट की एंट्री पास करो, सिर्फ इशू से रिलेटेड और रिडम्पशन से रिलेटेड। इवन इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री भी पास करो,
स्पेसिफिकली क्या बोला, रिलेटेड टू इशू एंड रिडम्पशन। ठीक, सो हम लोग सर जर्नल, अगर इसमें बोलते हैं कि पास ऑल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हाँ पूरी एंट्रीज करते पास। हाँ बिल्कुल सब करनी पड़ती है हमको। अच्छा ठीक है। मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती है, जैसे बोल रहा पास ऑल द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, ऐसे बोलता। तो मतलब मुझे 22 वाली एंट्रीज पास ही नहीं करनी पड़ती, 23 वाली एंट्रीज भी पास नहीं करनी पड़ती, सिर्फ 24 में जो जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी एंट्री पास करनी पड़ती। तो वी हैव टू अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है हमको कि हमें किस चीज से रिलेटेड बोल रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ हमें क्या बोला, इशू एंड रिडम्पशन। सो आप फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल का, हम इशू से रिलेटेड एंट्रीज करते हैं। सर प्रीमियम हर साल लगता है? बेटा प्रीमियम हर साल क्यों लगेगा, वो तो इशू करते वक्त और रिडम्पशन करते वक्त होगा ना। सॉरी सर, सॉरी। इंटरेस्ट हर साल लगता है। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 5000 डिबेंचर्स हमको हमने इशू करे हैं, एक 100 का था और इसको आपने 5% प्रीमियम पर इशू करा था। ठीक है, तो +5, ओ 10 का 100 का 5%, 5 तो 105 पर करा था। अब आपको क्या करना है, ये पूरा लमसम में करा है आपने, अब आपको इसको रिडीम करना है। रिडीम कितने पे करना है, फेस वैल्यू, और ये भी रिडम्पशन आपको 10% प्रीमियम पे करना है, 110 पर। ऐसा कहानी बोल रहा है, करे जाए करे एंट्रीज। चलो सो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं। क्या एंट्री होगी, कोई बताएगा मुझे जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। याद रखिएगा जब भी लमसम में कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही लिखिएगा, सिर्फ एप्लीकेशन मत लिखिएगा। हाँ जसप्रीत, अमाउंट बताओ इसमें कितना आएगा। 5,25,000। तुम जसप्रीत हो? 5,25,000। अरे 5,25,000। कैसे आया? 5,000 into 105। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 105, तो इधर आ जाएगा 5,25,000, 5,25,000। अक्षांश मुझे सेकंड वाली जर्नल एंट्री बताओ विदाउट अमाउंट। ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? रोबोट। ठीक है, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ कुशाग्र बोलो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सॉरी और सॉरी, you are in लिखो wrong सर, class. शेयर। Sorry, you are in wrong class. We are in the class of debenture. अरे गलती से बोल दिया, गलती से बोल दिया, गलती बोलो से। बोलो। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कोई इसको ठीक करने की कोशिश करेगा क्या? यस सर। फिर एंड में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हाँ अरे वो लॉस गलती ऑन से इशू भी आएगा। लॉस ऑन लॉस इशू टू क्या 8%? लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, 8 है ना? टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कोई ठीक करेगा इसको? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आएगा। चांस दे रहा था दूसरे को। ठीक है, सो हमें क्या करना है, लॉस ऑन इशू, ये जो 10 रुपीज है जो प्रीमियम पे आप दोगे ये लॉस ऑन इशू है, और ये वाला जो 5 रुपीज है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। सो हमने क्या करा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करा, लॉस ऑन इशू डेबिट करा। क्यों? क्योंकि हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है। टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जर्नल एंट्री में किसी को डाउट नहीं? अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्या आएगा, यहां पर आएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 105 जो आपने ऊपर लिखा था, दैट इज 5,25,000। लॉस ऑन इशू में आपके दो चीजें जाती हैं जो हमें जसप्रीत पहले भी लास्ट क्लास में बता चुकी है कि सर इसमें डिस्काउंट जाता है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जाता है। तो डिस्काउंट तो है नहीं लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, दिस टू 10 रुपीज का। सो सीधा 5,000 इंटू 10 जाएगा, दैट इज 50,000। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100
दैट इज 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम जो इशू वाला प्रीमियम है दैट इज ये वाला 5 रुपीज। सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में ये वाला 10 रुपीज। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10। सबको एंट्री क्लियर है? ठीक है। अच्छा बताओ, कायदे से इसके बाद किस चीज की एंट्री होनी चाहिए थी? इंटरेस्ट की। हाँ, इंटरेस्ट की। फिर इंटरेस्ट के बाद किस चीज की एंट्री होनी चाहिए? Right off. Yes. राइट ऑफ नहीं, P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ, वो मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी एंट्री होंगी, फिर राइट ऑफ से रिलेटेड Write होंगी off. एंट्री। इस लॉस ऑन इशू हाँ। को राइट ऑफ करेंगे। पर क्योंकि अपने को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सिर्फ इशू से रिलेटेड और रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्री करो, तो अपन राइट ऑफ पे नहीं जा रहे। तो ये अच्छा, मैंने एक और गलती करी, बताए क्या गलती करी है मैंने? डेट नहीं लिखी आप। एग्जैक्टली, मैंने डेट नहीं लिखी है। तो डेट लिखना वेरी वेरी कंपलसरी है। हमने इशू कब करा? 1 अप्रैल 22 को। सो 1 अप्रैल 22। 1 अप्रैल 22। अब रिडेम्पशन कौन सी डेट को हो रहा है? 31 मार्च 2024 को। सो 31 मार्च 24 को एंट्री क्या करूंगा बताइए तो जरा। 8% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम डिवेंचर अकाउंट, सॉरी 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि सर मुझे फेस वैल्यू भी वापस करना है, मुझे प्रीमियम भी देना है टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? सर 5,50,000। 5,50,000 एंड 5,50,000। किसी को इसमें डाउट? नहीं डाउट है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 31 मार्च 24 को डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट सॉरी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अकाउंट। हाँ, इतना समझ में आया सबको? जी सर। कोई क्वेश्चन दिमाग में कुछ? ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, इसके बाद मुझे डिटेल में कॉन्सेप्ट लेना है डीआरआर का और डीआरआई का। ठीक। सो इशू की एंट्रीज, रिडम्पशन की एंट्रीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, 2 ही एंट्रीज हैं। पर मजा हम कब आता है? जब हमें डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, डीआरआई क्रिएट करना पड़ता है। अब इसके बाद की जो 2 क्लासेस होंगी हमारी, वो फुल ऑन टेक्निकल क्लासेस होंगी, क्योंकि मैं बहुत डीप डाउन में बिल्कुल एक एक चीज छोटी छोटी करके आपको डीआरआर समझाऊंगा। तो शुरुआत में आपको लगेगा सर बहुत कुछ समझा रहे हैं, बट देन जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं सबको सम अप कर दूंगा। सो नेक्स्ट 2 क्लासेस बहुत आराम से डिटेल में आपको बैठना है, क्योंकि जिस डिटेल में मैं आपको बताऊंगा उस डिटेल में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ना आपके क्लासरूम में मिलेगा, ना आपको किसी यूट्यूब चैनल पर ये वाले कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में मिलेगा। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि नेक्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे डीआरआर और डीआरआई का, वैसे मैं आज ले लेता अभी 5-10 मिनट और क्लास, बट वो कॉन्सेप्ट को मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता। इफ आई एम टेकिंग 1 क्लास फॉर डीआरआर, आई वांट कि वो पूरा का पूरा उसी से रिलेटेड हो। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है। सो हैव अ वेरी गुड नाइट। हरे कृष्णा।